देखो हम हीमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हीमेटोलॉजी में क्या होता है, एनीमिया। तो एनीमिया दो प्रकार का होता है, एक तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है और सेकंड जो तुम्हारा होता है वो होता है हीमोलिटिक एनीमिया होता है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मैंने एक लेक्चर पढ़ा रखा है जिसका पैथोफिजियोलॉजी और क्या क्या मैकेनिज्म होती है, तो वो अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पढ़ लें ताकि ये समझने में आसानी हो। ठीक, तो जो आज हम क्या पढ़ेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ देख सकते हैं। जैसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ, जैसे बच्चा माता के पेट के अंदर है, ठीक है, सपोज मानो ये यूट्रस है, ठीक है, तो जैसे माता ने कोई भी जितना न्यूट्रिशन होगा, ये ब्लड वेसल है तुम्हारी, इसके द्वारा क्या होगा, न्यूट्रिशन सब यानी कि माता के ब्लड वेसल के द्वारा ये जुड़ा हुआ है फीटस उसका, माता का, उसका सॉरी मतलब बच्चे का। तो क्या जितना न्यूट्रिशन होगा वो बच्चे को इसके द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा प्लेसेंटा है और ये क्या है तुम्हारी अम्लाइकल कॉर्ड। ठीक है, ये तुम्हारा फीटस है। अब देखो जैसे जो फीटस की जो आरबीसी होती है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, और जो अडल्ट की आरबीसी वो होती है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक, तो जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है, सपोज देखो इसके अंदर आरबीसी होगी तो क्या करेगी, ये ऑक्सीजन लेके आएगी और ये तुम्हारी प्लेसेंटा के थ्रू अम्लाइकल कॉर्ड और अम्लाइकल कॉर्ड से तुम्हारे फीटस को, तो फीटस को क्या करेगी, ऑक्सीजन का सप्लाई करेगी। ठीक है, तो जो अडल्ट आरबीसी है O2 सप्लाई करेगी फीटल हीमोग्लोबिन के लिए। अब देखो अगर सपोज मान लो तुम्हारे इस वाले रीजन में ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा में कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो सपोज यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड तुम्हारा यहाँ से फीटस तक नहीं आ पाएगा। ठीक, तो क्या होगा, अगर यहाँ तक ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा, एनीमिक नहीं हो जाएगा बच्चा। ठीक, तो देखो प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज, अगर प्लेसेंटा में कहीं पे एबनॉर्मलिटीज है तो भी एनीमिक हो सकता है बच्चा। ठीक, ठीक, और फिर अगर मान लो ये यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले रीजन में, इस वाले में, और ये वाला ये एरिया है, ये वाला, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा अम्लाइकल कॉर्ड। अब मान लो यहाँ पे अम्लाइकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक, तो क्या होगा, तुम्हारा ब्लड यहाँ तक तो आ जाएगा लेकिन अम्लाइकल कॉर्ड से क्रॉस नहीं कर पा रहा, तब ब्लड फीटस तक नहीं आएगा, तो फीटस में क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। तो अम्लाइकल कॉर्ड में एबनॉर्मलिटीज हो गई, ठीक है, तब भी एनीमिक होगा पेशेंट। ठीक, अब इसके साथ देखो ये दो कारण हो गए। अब तीसरा देखो, इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात चल रही है। अब मान लो अगर माता है जो, यानी कि ये एक मदर है, ठीक है, तो अगर मदर क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण से ग्रस्त है। तो ठीक है, अगर माता कुपोषण से ग्रस्त है तो इसके अंदर तो खुद मतलब न्यूट्रिशन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये फीटस को क्या सप्लाई करेगी। तो अगर मेल न्यूट्रिशन है माता तब भी क्या होगा, एनीमिक होगा बच्चा। ठीक, अब तो ये तो हो गए हम तुम्हारे इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इसे छापो पहले। ठीक है, अब देखो आफ्टर बर्थ, यानी कि ये तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात थी। ठीक है, अब दूसरा क्या मतलब, आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ के बाद क्या होगा, जैसे मान लो तुमने देखा होगा जैसे बच्चा पैदा हुआ तो क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है। अब देखो फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है, जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक, तो क्या होगा, वो तेजी से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ जब करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी उसकी। अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन क्या है, उसकी किडनी इतनी अच्छी से डेवलप नहीं हुई है, और किडनी से क्या बनता है, एरिथ्रोपोइटिन बनेगा। ठीक है, तो अब एरिथ्रोपोइटिन अगर नहीं बनेगा तो एरिथ्रोपोइसिस की क्रिया धीमी होगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन क्या है, सेल का ज़्यादा हो रहा है, आरबीसी का। ठीक है, तो क्या होगा, तब भी एनीमिक हो सकता है। देखो फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या है, ये जो पीडिया का टॉपिक है ये, उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, और क्या हो सकता है, जैसे सपोज मान लो जैसे जन्म हुआ बच्चे का और तुमने क्या किया, ये अम्लाइकल कॉर्ड है, ये वाला हिस्सा अम्लाइकल कॉर्ड का तुमने तुरंत काट दिया। अम्लाइकल कॉर्ड को क्या करा आपने, तुरंत काट दिया।
ठीक है। अब सपोज मान लो जैसे आपने अम्लाइकल कोड को यहाँ से तुरंत कट कर दिया, ये वाला एरिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो इसके अंदर ब्लड था, अब वो तो ब्लड नहीं जा पाएगा ना, जैसे अम्लाइकल कोड के अंदर भी ब्लड होगा ये वाला हिस्से में, ठीक है, तो ये ब्लड इसके अंदर आ जाता, अगर आप 20-30 सेकेंड रुक जाते तब भी एनीमिक हो सकता है बच्चा, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे अम्लाइकल कॉर्ड है तुम्हारी, तो अम्लाइकल कॉर्ड का क्या होता है, एक जैसे काटते हैं हम तो 2 से 4 इंच की दूरी से काटते हैं अम्लाइकल कॉर्ड को। सपोज मान लो जैसे ये तुम्हारी अम्लाइकल कॉर्ड है, ठीक है, ये वाला एरिया तुम्हारा अम्लाइकल कॉर्ड का है, तो लगभग मैं यहाँ से काटूंगा, यहाँ से अम्लाइकल कॉर्ड को, ठीक है। अब क्या करा मैंने, यहाँ से ना काट के मैंने यहाँ से काट दिया अम्लाइकल कॉर्ड, ठीक, यानी कि 2 इंच से भी और पास में काट दी, मतलब 1 इंच पे काट दिया मैंने लगभग। तो क्या होगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी बच्चे की, और जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो खून ज़्यादा निकल जाएगा और तब भी एनीमिक हो सकता है, ठीक। 3 हो गए। और देखो चौथा केस क्या हो सकता है, जैसे प्री मैच्योर बेबी, ठीक है, ऐसे मानो जो बच्चा जो जन्म लेता है वो 9 महीने 7 दिन का, ठीक है, जो बच्चे का जो जन्म होता है वो 9 मंथ और 7 दिन के बाद होता है, ठीक है, प्लस 7 डेज, ठीक है। तो बच्चे का क्या हुआ, जन्म क्या हुआ इससे पहले ही हो गया, मान देखो जीने के लिए तो बच्चा 6 महीने का भी जी जाता है, तो क्या हुआ, मान लो 7 महीने में उस बच्चे ने जन्म ले लिया, तो प्रीमेच्योर बेबी होता है वो भी एनीमिक हो सकता है, ठीक है। और जैसे ट्विंस हैं, ट्विंस मतलब 2 बच्चे, यानी कि जो यूट्रस के अंदर है 2 बच्चे हैं। अब मान लो जैसे एक बच्चे के लिए 1 रोटी की ज़रूरत है, अगर उसे आप आधा आधा कर देंगे तो क्या होगा, वो उसे इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तब ट्विंस भी तुम्हारा क्या हो सकता है, एनीमिक हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, इसे लिख देता हूँ, लो ठीक है। अब देखो लो बर्थ वेट बेबी मतलब देखो जो नॉर्मल वेट होता है बेबी का वो कितना होता है, 2.5 से 3.5 kg होता है, ठीक। अब मान लो बेबी का इतना वेट ना होके 2.5 kg से भी कम है, ठीक है, 2.5 से भी कम, तो क्या होगा, तब भी बेबी क्या होगा, एनीमिक होगा। ये हो गया, इसे छापो पहले, ठीक है। अब और ये क्या हो गया, इसके बाद साथ में क्या, देखो आफ्टर बर्थ की बात चल रही है, ठीक है। अब जैसे जो मदर है, मदर का जो मिल्क है, ठीक है, तो वो क्या है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है यानी कि अपर्याप्त है। तो क्या होगा, अगर मान लो जो मतलब फीटस है, अगर उसे पूरी तरीके से मिल्क नहीं मिलेगा तब भी वो एनीमिक हो सकता है, ठीक है। तो अगर इनएडिक्वेट अगर मिल्क होता है तो हम क्या करते हैं, उसे हम टॉप फीडिंग कराते हैं। टॉप फीडिंग क्या होती है, देखो टॉप फीडिंग का मतलब है यानी कि अगर मिल्क माता के इतना नहीं आ रहा है बच्चे की ज़रूरत के बराबर, तो हम टॉप फीडिंग कराते हैं। टॉप फीडिंग में 2 आते हैं तुम्हारा, एक तो बोवाइन होता है और एक होता है हमारा फॉर्मूला मिल्क। फॉर्मूला मिल्क, तो फॉर्मूला मिल्क क्या होता है, जैसे जो आपने देखा होगा जो डब्बे में पैक आता है ये तो फॉर्मूला मिल्क होता है। और बोवाइन क्या होता है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी उसका जो मिल्क होता है वो बोवाइन मिल्क होता है। इसमें हम मोस्टली जो देते हैं वो यानी कि गाय का दूध जो होता है वो देते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे बच्चा है उसे रिपीटेड डायरिया हो रहा है,
तब की क्या हो सकता है, एनीमिक हो सकता है। अगर रिपीटेड डायरिया हो रहा है तो न्यूट्रिशन का इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक, तब भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकती है। ठीक है, ये छापो। अब देखो, ये तो हो गया आफ्टर बर्थ, और इसके बाद क्या है, तीसरा क्या होगा, आफ्टर 2 मंथ। जैसे बच्चे के, सॉरी 2 मंथ नहीं, 6 मंथ, बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है एनीमिया का, तो जैसे जब बच्चा 6 महीने का या उससे ऊपर हो जाता है तो हम मिल्क के साथ क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं। ठीक, तो अगर देखो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है, ये पीडिया का टॉपिक है। एक फॉर्मूले तैयार करते हैं हम खाने का, यानी कि देखो मिल्क के साथ हम उसे खाने के लिए भी देते हैं। अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है तुम्हारी, ये पूरी तरीके से आपने नहीं तैयार किया, सही अच्छे से तैयार नहीं किया, यानी कि इनएडिक्वेट है, तब भी क्या होगा, तब भी बच्चा एनीमिक होगा। ठीक, और क्या हो सकता है, जैसे जो लैक्टेशन, जो माता दूध पिला रही है, ठीक है, तो वो क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषण से ग्रस्त है। ठीक, तब भी क्या होगा, एनीमिक होगा पे जो बच्चा होगा। और क्या हो सकता है, और जैसे मान लो इससे डायरिया हो रहा है, रिपीटेड डायरिया हो रहा है, ठीक, तब भी क्या होगा, एनीमिक होगा बच्चा। अब ये तो हो गया आफ्टर 6 मंथ। अब मान लो जैसे बच्चे से बड़ा हो गया, वो मान लो 10 साल का या 20 साल का है कोई भी, तो क्या होगा, देखो ये सी था, अब हम डी देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वार्म इन्फेक्शन हो रखा है, वार्म इन्फेक्शन मतलब समझ रहे हो, जैसे तुमने सुना होगा पेट में कीड़े हैं उसके, अगर पेट में कीड़े हैं तब भी क्या होगा, बच्चा एनीमिक होगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है या आयरन है वो सब एब्जॉर्प्शन क्या कर लेगा, वार्म कर लेगा जो कीड़ा होगा पेट के अंदर, और बच्चे के लिए इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक, और ई में क्या हो सकता है, जैसे कोई इंटेस्टाइनल डिजीज है मान लो, इंटेस्टाइनल डिजीज में कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मान लो ये मानो जैसे IBS है, इरिटेटिंग बॉवल सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बार बार टॉयलेट जाता है। अगर कोई पेशेंट को अगर बार बार टॉयलेट जा रहा है तो उसका ना तो इतना अच्छा डाइजेशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, तो उसमें आयरन का भी एब्जॉर्प्शन कम होगा, तब क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, ऐसे ट्रॉपिकल स्प्रू, ठीक, ट्रॉपिकल स्प्रू हो सकता है। ये ना एक बीमारी है जो फॉरेनर जब हमारे यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए, इसमें भी क्या होता है, इनकी जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल बीमारी है ये भी। ठीक है, और क्या हो सकता है तुम्हारा, और देखो टैलेंजी इक्टेसिस, इक्टेसिस का मतलब जो होता है, ये देखो इक्टेसिस का मतलब होता है डायलेट कर जाना, यानी कि ब्लड वेसल का डायलेट कर जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैलेंजी इक्टेसिस बोलते हैं। देखो इसे ऐसे समझो, जैसे ठीक है, ये तुम्हारी इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के अंदर सपोज मान लो तुम्हारी ये, सपोज ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, और तो ये क्या कर गई, तुम्हारी ब्लड वेसल डायलेट कर गई। ठीक है, तो क्या करेगा, इसके अंदर से ब्लड रिसता रहेगा, जब ब्लड निकल निकल के क्या होगा, स्टूल के द्वारा बाहर निकलता रहेगा। जब स्टूल के द्वारा तुम्हारा ब्लड बाहर निकल जाएगा पेशेंट का, तो क्या होगा, एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी की और कमी हो जाएगी इसमें आरबीसी की।
ठीक है, टेलेंजियोइक्टेसिस हो सकती है। और क्या हो सकता है तुम्हारा इंटेस्टाइनल में, मेकल ट्यूबरकुलम हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है मेकल डिवर्टिकुलम, ये भी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है तुम्हारी। ठीक है, इसे छापो। और क्या हो सकता है, एच मतलब था हमारा, देखो जैसे फूड फेड, फूड फेड क्या होता है, ये देखो ये भी कारण हो सकता है एनीमिया का। तुमने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, यानी कि मोस्टली लड़कियों में होती है ये, क्या स्लिम दिखने के चक्कर में क्या होता है, वो बहुत कम तादाद में खाना खाती हैं, और कम खाना खाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा, आयरन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी एनीमिया हो सकता है। आई देखो, और क्या हो सकता है, जैसे ओल्ड एज है। ठीक है, ओल्ड एज, अब जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो तुम्हारा ना इतना अच्छा डाइजेशन होता है और ना इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आयरन का तुम्हारा, तो आयरन डिफिशियंसी हो जाएगी, तो डाइजेशन क्या होगा तुम्हारा, डाइजेशन घट जाएगा, और क्या होगा साथ में, एब्जॉर्प्शन भी तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक है, तब भी तुम्हारे लिए एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के क्या हो गए, कारण हो गए। अब देखो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का, तो क्या क्या प्रॉब्लम लेके आएगा, तो अब वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसे मिटा दूँ। देखो सिम्टम देख लो क्या क्या हो सकते हैं। देखो सिम्टम को ना याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या, देखो सब जैसे मैंने एक, ठीक है, तो ये तो तुम्हारे हैंड हो गए, और ये तुम्हारी क्या हो गई, क्लेविकल हो गई, ये स्टर्नम हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा डायफ्राम हो गया, ये वर्टिब्रा हो गई। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा हार्ट। ठीक, तो देखो हम सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का, तो क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हें बताएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या, हम देखो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं सर से, तो क्या होगा, जैसे ठीक, तो पेशेंट जब कोई भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का आपके पास आएगा, तो वो बोलेगा क्या, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे सर के बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। ठीक है, तो बाल गिरने के लिए या कम होने के लिए हम एलोपेसिया बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, अब मान लो बाल से अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ब्रेन होगा। ठीक है, ये तो फैटिक बोलेगा वो। ठीक है, तो फैटिक तुम्हारा कितना, दो, यानी कि फैटिक को हम बोलते हैं थकावट बोलते हैं। ठीक है, थकावट, तो ये दो प्रकार की होती है तुम्हारी फैटिक जो होती है, एक तो तुम्हारी फिजिकल होती है और एक होती है मेंटल। ठीक है, अब देखो जैसे फिजिकल थकावट क्या होती है, जैसे उसका किसी काम करने का मन नहीं कर रहा, पूरे दिन पड़ा रहता है, तो घर वाले यही बोलेंगे कि काम नहीं करता, और अगर काम करता भी है तो बहुत थोड़ी सी काम में बहुत ज़्यादा थक जाता है। ये तो हो गया उसका फिजिकल फैटिक। ठीक है, और मेंटल फैटिक क्या होती है, जैसे मान लो दो चीज़ें होती हैं इसमें, देखो इसे लिख देता हूँ पहले, कंसंट्रेशन होता है और मोटिवेशन। ठीक है, अब जैसे देखो ये मोटिवेशन क्या है,
जैसे मान लो कोई भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या पीजी की तैयारी कर रहा है, उसने यूजी कर लिया और पीजी की तैयारी कर रहा है, तो उसके अंदर एक डेडिकेशन होता है कि मैं 100% नीट को क्रॉस करूंगा, या नीट कर ले उसने पीजी क्रॉस करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर एनीमिक कोई भी पेशेंट है तो उसका ये डेडिकेशन ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब उसकी इतनी इच्छा नहीं होगी, या ठीक है, तो ये तो हो गया मोटिवेशन उसका कम हो जाना, ठीक। और कंसंट्रेशन क्या है, जैसे मान लो तुम पढ़ने बैठी टेबल पे, तो एनीमिक पेशेंट क्या होगा, जैसे पढ़ने बैठा तो उसका पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करेगा, और ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, यानी कम हो जाएगा उसका, पढ़ाई है या कुछ और भी काम करेगा तो वो भी कम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ से अब ये क्या है, उसका कलर देख सकते हैं हम। तीसरा क्या है, कलर, ठीक है। तो कलर क्या होगा, पैलोर मतलब वाइट कलर दिखेगा उसका, ठीक है। जैसे आप उसके सपोज मान लो कलर में आप जैसे, ठीक, अगर आप उसका फेस ही देखने लगे तो उसका फेस आपको एकदम सफ़ेद सा दिखेगा, यानी कि चेहरा एकदम सफ़ेद हो रखा है, तो फेस क्या होगा उसका, वाइट होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो, और देखो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, देखो एनीमिया का अगर कोई पेशेंट है तो आप जो आई है तुम्हारी, तो पैल्पेब्रल देखते हैं। पैल्पेब्रल कंजक्टिवा तो तुम्हारी होती है ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया होता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वाइट कलर का दिखेगा। अब सपोज मान लो अगर एक जॉन्डिस का पेशेंट होता तो आप स्क्लेरा देखते हैं जॉन्डिस के पेशेंट में, तो स्क्लेरा तुम्हारा क्या होता है, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, उससे बोलोगे आप नीचे देखो और ये जो तुम्हें ऊपर का हिस्सा दिखेगा तो वो येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। तो आप एनीमिक में क्या देखते हैं, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा देखते हैं, ठीक है। और क्या चेक कर सकते हैं उसके कलर में, ऐसे पाम, हथेली देख सकते हैं, यानी कि ये वाला एरिया, ये तो इसकी पाम क्या होगी, वो भी वाइट कलर की होगी, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, उसके नेल देख सकते हैं, नेल मतलब नाखून, ये वाले नाखून, अगर आप उसे नाखूनों को दबा के देखेंगे तो वाइट कलर के देंगे वो, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद से दिखेंगे। और प्लस उसका जो नेल होगा वो स्पून शेप होगा, यानी कि चम्मच की तरह, ठीक, ये हो गया। और क्या, देखो अब यहाँ से आ गए, आँख से गुजर के आप अब मुंह तक आएंगे, अब माउथ तक आ, ठीक है। ये देखो पहले से मिटाओ, इसे छाप लो, ठीक। तो अब इसके बाद आप माउथ में देखेंगे, जैसे उसके जैसे कोई बच्चा है तो पेरेंट्स उसके ये बोलेंगे कि ये खाना नहीं खाता, और अगर खाना खाता भी है तो हमेशा खाने में कमी निकालता है, बोलता है कि खाने में टेस्ट नहीं है, तो ठीक है। अगर अब देखो खाना नहीं खाने को, उसे भूख नहीं लग रही, तो भूख ना लगने को हम क्या बोलेंगे, पांचवा होगा ये, ठीक है। भूख ना लगने को हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, ठीक है। और वो बोलता है कि खाने में टेस्ट नहीं है, मतलब बोलता है कि खाने में कोई टेस्ट नहीं है, अगर कोई बच्चा है और बड़ा है तो बताएगा कि खाने में कोई टेस्ट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजूसिया बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, ये तो हो गया। और अगर उसकी खाने की इच्छा होगी तो सबसे ज़्यादा वो मतलब कोल्ड चीज़ को प्रेफर करेगा, यानी कि ठंडी चीज़ों को ज़्यादा खाएगा, ठीक है, या तो ठंडी चीज़ों को या फिर मिट्टी को, ठीक है। तो ठंडी चीज़ को क्या, यानी कि कोल्ड आइसफेगोफेजिया, ठीक है। आइसफेगोफेजिया, ठीक है। और मिट्टी खाने को हम बोलते हैं पीका, पीका, ठीक। देखो पीका एक अलग से एक टॉपिक है, ये भी पीडिया का टॉपिक है, ठीक है। देखो अब क्या है, जैसे मिट्टी अगर कोई बच्चा खा रहा है तो क्या होगा, अगर मान लो मिट्टी के अंदर पीबी यानी कि लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या हो जाएगा,
एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हम प्लम्बिज्म, ठीक। तो इससे क्या होता है, जैसे लेड की मात्रा तुम्हारी खून के अंदर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, आरबीसी तुम्हारी बहुत तादाद में टूट जाएंगी, जिससे अगर एक नॉर्मल एनीमिया है तो हम सीवियर एनीमिया की तरफ चला जाएगा पेशेंट। और क्या करेगा, अगर ये किडनी तक गया ये लेड, तो क्या करेगा, किडनी में डैमेज करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो अब हम यहाँ से क्या हुआ, फिर देखो ये तुम्हारा लंग्स और हार्ट तक आ गए। अब हम हार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो हार्ट में क्या होगा, जैसे पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन मतलब समझो जैसे तुम्हें ऐसा लगेगा दिल धड़ धड़ कर रहा है, तुम्हारा धड़क रहा है बहुत तेजी से चेस्ट में, ठीक है। और क्या हो सकता है हार्ट में तुम्हारा, कार्डियक डायलिटेशन, यानी कि दिल का साइज बढ़ जाना। और क्या हो सकता है, हाई आउटपुट फेलर, ठीक है। देखो इन तीनों चीज़ों को समझो, यानी कि ये, यानी कि पैल्पिटेशन, यानी कि तुम्हारा दिल तेज तेज क्यों धड़कता है, एनीमिया में क्यों ऐसा हो जाता है, या फिर कार्डियक डायलिटेशन, यानी कि हार्ट का तुम्हारा साइज क्यों बढ़ जाता है, या हाई आउटपुट फेलर, ठीक है। तो देखो इससे मैं मिटा देता हूँ, ये समझ लो पहले, इसी से मिटा देता हूँ। देखो जैसे ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक, ठीक है। और ये सेप्टम है तुम्हारा, ठीक। ये हो गया। तो ये तुम्हारी क्या है, ये ट्राइकस्पिड है और ये बाइकस्पिड बाल हो गए, ठीक है। और ये तुम्हारा राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल से है तो यहाँ से क्या निकलेगी, तुम्हारी एक पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, ठीक है। और ये क्या जाएगी, तुम्हारी लंग्स तक जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। देखो लंग्स में वैसे भी बना दो, लेकिन एक समझने के लिए बनाया है, ठीक है। तो क्या करेगी, ये ऑक्सीजन लेके आएगी, ठीक है, और राइट एट्रियम में ओपन होगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या होगा, जैसे ब्लड तुम्हारा ऑक्सीजन लेके यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा एओर्टा होता है, देखो ये तुम्हारा एओर्टा है, ठीक है, ये एओर्टा है। तो ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पंप करेगा। तो एओर्टा के 3 भाग होते हैं, एक तो ये होता है असेंडिंग, ये आर्च ऑफ एओर्टा, और ये डिसेंडिंग एओर्टा। अब देखो ये इंफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा। अब देखो इसे समझो, यानी कि पैल्पिटेशन क्यों करता है। सपोज मान लो जैसे तुम्हारा हार्ट क्या है, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझना, देखो जैसे मान लो तुम्हारी 100 आरबीसी है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, 1 मिनट में, यानी कि 100 आरबीसी 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल लेकर आ रही है ऑक्सीजन के, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे जो एनीमिक पेशेंट होगा उसमें आरबीसी कम होंगे। मान लो सपोज तुम्हारी आरबीसी रह गई 50 आरबीसी, ठीक है। तो ये कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर आएंगी, सिर्फ भाई 100 तो 100 लेके आ रही है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 1 मिनट में, तो 50 आरबीसी कितने मॉलिक्यूल लेकर आएंगी, सिर्फ 50 मॉलिक्यूल लेकर आएंगी O2 के, ठीक। तो ऑक्सीजन की हमें कितनी ज़रूरत है, 100 मॉलिक्यूल की, ठीक। तो क्या होगा, या तो हम आरबीसी को बढ़ा दें, ठीक। तो आरबीसी तो हमारी कम है क्योंकि हम एनीमिक पेशेंट रखा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, दिल की धड़कन हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे दिल की धड़कन को। अगर मान लो मैं 1 मिनट में डबल कर दूं, 2 बार फेरे लगा दूं आरबीसी के, यानी कि इस तरह से, ठीक। तो कितना, 144 बार, ठीक। तो आरबीसी क्या है, 2 बार 1 मिनट में क्या है, 2 बार फेरे लगा लेगी। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 100, 50 और हो जाएंगे।
तो अब क्या हुआ, लेकिन दिल की धड़कन तो तुम्हारी डबल हो गई, तो जब डबल हो जाएगी तो तुम्हें फील होगा, मतलब कि तुम्हारा दिल तेज तेज पैल्पिटेट कर रहा है, ठीक है। और कार्डियक डायलिटेशन क्या होता है, जैसे मान लो एक बंदा है जो नॉर्मल है, जैसे मैं हूँ, और एक है जिम वाला बंदा, तो जिम वाला बंदे के तो आपने देखा होगा उसकी बॉडी की मसल क्या होती है, मोटी होती है। ऐसे ही क्योंकि दिल क्या हो रहा है, डबल तेजी से चल रहा है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, डबल हो रखी है, ठीक। तो क्या होगा, जैसे डंबल वाले बंदे जब डंबल बार बार करते हैं तो उनकी बॉडी की मसल थोड़ी फूल जाती है। ऐसे ही क्योंकि दिल तुम्हारा जो हार्ट है वो भी तेज तेज पंप कर रहा है, यानी कि तेजी की, यानी कि डबल स्पीड से चल रहा है। तो जब डबल स्पीड से करेगा तो क्या होगा, तुम्हारे हार्ट का साइज क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक, ये हो गया। और फिर क्या है, हाई आउटपुट फेलर। मान लो आरबीसी, जैसे हाई आउटपुट फेलर, अब सपोज मान लो जैसे एक्सर्शन क्या है, जैसे एक्सर्शन के दौरान जैसे आपने कोई काम किया तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की जब डिमांड बढ़ेगी, मान लो हमें सिर्फ 100 मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी ऑक्सीजन की नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, लेकिन आरबीसी हमारे पास कितनी है, 50। अब क्या हुआ, डिमांड हमारी बढ़ गई, क्योंकि हम जब एक तो नॉर्मल कंडीशन में जैसे आराम से बैठा है पेशेंट तो उसे 100 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन जब काम करेगा, मान लो वो कहीं पहाड़ी पे चढ़ रहा है या जीने पे चढ़ रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो उसे इतने मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ने लगी ऑक्सीजन के, तो आरबीसी कितनी है तुम्हारी, सिर्फ 50 है, तो 3 गुना तेज़ी से, यानी कि दिल की धड़कन को 3 गुना होना पड़ेगा, तब 150 मॉलिक्यूल होंगे उसके, ठीक है। तो अगर 3 गुना हो जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, 3 गुना हो गए, इतनी हो जाएगी, इतनी तेजी से तुम्हारा दिल धड़केगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो कोई भी, अगर मान लो मैं पैदल 2 घंटे तक चल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दौड़ने लगूँ तो कितनी देर दौड़ सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट, उसके बाद क्या होगा, सांस फूल जाएगी और मैं गिर जाऊँगा। ऐसे ही दिल तेज यानी कि स्पीड बढ़ने से मान लो कुछ देर तक तो तेज़ी से चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फेल कर जाएगा हार्ट, तुम्हारा काम करना क्या होगा, हार्ट का ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, हाई आउटपुट फेलर हो गया। और फिर इसके बाद माना लंग्स पे, यानी कि हार्ट के बगल में क्या था, लंग्स था, तो लंग्स में क्या होता है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट जो होती है बढ़ जाती है, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं, ठीक। तो डिस्निया क्या होता है, देखो डिस्निया क्या हो रहा है, ये देखो, जो तुम्हारा हार्ट रेट होता है और जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, तो इसका जो रेशियो होता है वो 4:1 का होता है। अगर सपोज मान लो तुम्हारा हार्ट 72 बार धड़क रहा है, तो ये कितनी बार होगा, इसका 4 गुना कर लो, मतलब 18, इतना बार होगा, ठीक। 4:1 का रेशियो होता है। अब सपोज मान लो दिल की धड़कन तुम्हारी 2 गुना हो गई, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 6, और ठीक, इतना बार हो गई, सॉरी, जब इसकी दिल की धड़कन दुगनी हो गई तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो ठीक, तो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो जो होता है 4:1 का होता है, ठीक। इसे चाबो, और क्या हो सकता है, जैसे रेस्ट लेग सिंड्रोम। अगर कोई भी एनीमिक पेशेंट है, अगर वो बैठा है तो उसके पैरों में क्या होगा, ऐंठन पड़ती रहेगी, यानी कि दर्द होता रहेगा। अगर वो चलने लगेगा तो क्या होगा, उसे आराम मिलेगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेस्ट लेग सिंड्रोम। इसके बाद क्या होगा, जैसे हाँ एक चीज़ और फेस, हाँ ये देखो, और क्या होगा, 11 हो गए, और 12 में जैसे इन्फेक्शन के चांस क्या होते हैं, चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्या होगा, देखो वेट देख लो, जो एनीमिया का पेशेंट होता है उसका वेट देखो या तो नॉर्मल होगा या बढ़ा हुआ होगा या कम होगा, कोई फिक्स नहीं है। और एक चीज़ और देख लो, यानी कि जो चेहरे पे, जैसे चेहरा क्या होगा उसका एकदम डलनेस समझ रहे हो,
जैसे कोई पौधा है, तुम सुबह में देखते हो तो सही होता है, लेकिन जब धूप तेज़ी से निकलती है तो दोपहर में आके वो मुरझाता जाता है। ऐसे ही उसका चेहरा मुरझा हुआ रहेगा, एनीमिक पेशेंट का होगा। और क्या हो सकता है, जैसे लस्टरलेस, ये क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि चेहरे पे ग्लो, यानी कि तो ग्लो क्या होता है, उसका बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ग्लो ख़त्म हो जाएगा एकदम चेहरे से, चेहरा उसकी जो स्किन होगी वो रूखी रूखी सी होती है। ठीक, देखो ये एनीमिया के सिम्टम थे। इसके बाद एनीमिया का इनकी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं हम और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।